हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है आपदाएं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अकॉर्डिंग आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, आपदा या गंभीर घटना या लापरवाही से है। तो आपदा का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, आपदा या गंभीर घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या क्षति या पर्यावरण का विनाश होता है। तो आपदा का अर्थ है कि प्राकृतिक तरीके से या मानव निर्मित कारणों की वजह से कोई ऐसी दुर्घटना या घटना घटित होती है जिसके फलस्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, मानव की क्षति या पीड़ा होती है या संपत्ति का विनाश होता है और पर्यावरण का विनाश या क्षति होती है। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव जनित आपदा। आग, दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएं या महामारी मानव निर्मित आपदाओं के कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही आपदा भयानक विनाश करती हैं। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा होती है, दूसरी मानव निर्मित या मानव जनित आपदा होती हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे प्रकृति के द्वारा होती हैं, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और जैसे आग लग जाती है कहीं पे या कोई सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना आदि जो दुर्घटनाएं होती हैं वह मानव जनित या मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आती हैं। अर्थात लोभ लालचवश मनुष्य प्रायः ऐसे कार्य करते हैं जिनसे विनाशकारी पीड़ादायक प्रभाव पारिस्थितिक संतुलन को विकृत कर देते हैं। तो वे प्रकृति जनित आपदा के अंतर्गत उनके परिणाम आते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले है बाढ़। तो नदियों या जल स्रोत और जलाशयों में अधिक जल आने से अचानक और अस्थायी रूप में किसी भूभाग का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम बाढ़ पढ़ रहे हैं। तो बाढ़ क्या होती है कि बहुत अत्यधिक मात्रा में जलमग्न हो जाता है वहाँ का एरिया, वो बाढ़ कहलाता है। तो नदियों या जल स्रोत और जलाशयों में अधिक जल आने से अचानक और अस्थायी रूप से किसी भूभाग का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। बाढ़ के कारण बाढ़ अतिवृष्टि, तेज हवाएं, चक्रवात, सुनामी, बर्फ का पिघलना, बांधों का फटना आदि के कारण आती है। बाढ़ धीरे धीरे भी आ सकती है या अतिवृष्टि या जल भंडार में दरार या पानी का अधिक भरकर फैलने से अचानक भी आ सकती है। नदियों और तालाबों में गाद जमने के कारण बाढ़ की घटनाओं और उनकी तीव्रता में वृद्धि होती है। तो बाढ़ की वहाँ का एरिया है वो जलमग्न हो जाता है। और बाढ़ अतिवृष्टि, तेज हवाएं, चक्रवात, सुनामी, बर्फ का पिघलना, बांधों का फटना के कारण होती है। ये अचानक से भी आ सकती है और धीरे धीरे भी आ सकती है। प्रभाव, बाढ़ के प्रभाव।
डूबने, गंभीर चोट, महामारियों जैसे डायरिया, हैजा, पीलिया, वायरल संक्रमण के कारण मनुष्य और पशुओं की मृत्यु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सामान्य समस्या होती है। बाढ़ के समय कुएं तथा पेयजल के अन्य स्रोत भी जलमग्न हो जाते हैं, जिसके कारण शुद्ध पेयजल की बहुत कमी हो जाती है, तो लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी लोगों को मजबूरी में बाढ़ का संक्रमित जल ही पीना पड़ता है, जिससे गंभीर रोग पैदा हो जाते हैं। दूसरा है इमारतों की क्षति। बाढ़ के दौरान मिट्टी के घर, कमजोर नींव पर खड़े भवन ढह जाते हैं, जान माल के लिए खतरा हो जाता है, क्षति पैदा हो जाती है। सड़कों, रेल पटरियों, बांधों, स्मारकों, फसलों, पशुओं को भारी नुकसान होता है। बाढ़ के कारण बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, जिसके कारण भूस्खलन और मृदा अपरदन हो सकता है। घरेलू सामान के साथ खाद्य पदार्थ, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, कपड़े सब बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। भूमि पर भंडारित सामान जैसे अनाज, मशीनी उपकरण, गाड़ियां, पशुधन, मछली के शिकार की नौकाएं पानी में डूबकर बेकार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त संचार व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, रेल मार्ग सभी बाढ़ के कारण खतरे में पड़ जाते हैं। फसलों की भी क्षति होती है। मानव और पशुधन की क्षति के साथ साथ बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी लहलहाती तैयार फसल की भी भारी हानि होती है। बाढ़ का पानी भंडारित अनाज के साथ काट कर रखी फसल को भी नष्ट कर देता है। बाढ़ के पानी से मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। खेत के ऊपर भी उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाने से खेत बंजर हो जाते हैं। समुद्री तटों पर स्थित खेतों में समुद्र का खारा पानी भर जाने से वे कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ों को कई प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके बहकर आने वाले जल की मात्रा कम करने से बाढ़ के पानी का स्तर घट जाएगा। कि पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ हैं वो पानी के बहाव की जो स्पीड होती है उसको कम कर देंगे, जिससे बाढ़ के पानी का स्तर घट जाएगा, क्योंकि धीरे पानी आएगा। जंगल बारिश के पानी को भूमि के अंदर जाने का रास्ता देते हैं। इससे भूमिगत जल स्तर पुनः स्थापित होता है और पानी का व्यर्थ बहना कम हो जाता है। बांधों के निर्माण से पानी का भंडारण होता है और बाढ़ के जल में कमी आती है कि बांध बना लिए जाएं, जिससे पानी का वहां एकत्रण या इकट्ठा किया जाए। बांध पानी को एकत्रित कर सकते हैं, इस कारण पानी नीचे नदियों तक नहीं पहुंच पाता। यदि बांध में पानी एकत्रित कर सीधा नदियों तक पहुंचे तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। बांधों से पानी को नियंत्रित रूप में छोड़ा जाता है। नदी, नहर, नालों से गाद निकालकर उन्हें गहरा करने से और तटों को चौड़ा करने से उनमें अधिक पानी भंडारण की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी आपदा प्राकृतिक आपदा है सूखा। किसी ऋतु या किसी काल में आशा अनुरूप वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ता है। कम वर्षा होने से मनुष्य, पौधों, पशुओं और कृषि की जल की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। कम वर्षा होने से नदी, झील, जलाशयों और कुएं सूखने लगते हैं, क्योंकि इनमें से पानी अधिक निकाला जाता है और भूजल की आपूर्ति कम हो जाती है। पानी की कमी के कारण फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये सब बातें आने वाले सूखे के मुख्य सूचक होते हैं कि वर्षा की आशा के अनुरूप वर्षा नहीं होती है तो सूखा माना जाता है। कारण सूखा वर्षा की कमी के कारण होता है। मौसम विभाग के अनुसार यदि वार्षिक वर्षा का औसत 10% से अधिक कम हो जाता है तो वह सूखे का सूचक है। सूखे की भीषणता का अनुमान वर्ष भर की वर्षा के औसत में होने वाली कमी से लगाया जाता है। पिछले कुछ समय में सूखों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण वनोन्मूलन और पर्यावरणीय अवक्रमण है। सूखे का प्रभाव। कृषि पर भी सूखे का भीषण प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले सूखे से वर्षा पर निर्भर फसलें प्रभावित होती हैं। चरवाहे, भूमिहीन मजदूर, खेती पर निर्भर किसान, औरतें, बच्चे, फार्म के पशु सूखे के दुष्प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। फसल न होने पर या भोजन की कमी से भूखमरी और मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। डेयरी की गतिविधियां
अर्थात दुग्ध उत्पादन, इमारती लकड़ी और मछली पालन प्रभावित होता है। बेरोजगारी में वृद्धि होती है। भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है। गहरे पानी भरे स्थानों से पानी को बाहर पंप करके फेंकने से ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि पानी गहरा चला जाता है तो पंप की सहायता से उसे निकालना पड़ता है। जल बिजली पावर प्लांट में ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है। जैव विविधता की क्षति, भूदृश्यों की गुणवत्ता में कमी, स्वास्थ्य समस्याओं, गरीबी में वृद्धि, जीवन स्तर में कमी, सामाजिक अशांति के कारण लोग दूसरे स्थानों पर जाने लगते हैं। सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जल की कमी होगी तो फसल कम होगी, और जो किसान हैं जो फसल पर निर्भर करते हैं वहीं से उनकी आजीविका चलती है। भूखमरी का शिकार हो जाएंगे, अच्छे से खाना पानी नहीं मिलेगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो बीमार होने लग जाएंगे, और वहाँ पर सामाजिक अशांति फैल जाएगी, तो लोग दूसरे स्थानों पर जाने लग जाएंगे। प्रबंधन, यदि कुछ उपायों को ध्यान में रखा जाए तो सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है। वर्षा का नियमित रिकॉर्ड रखना, जलाशयों और पानी के भंडारों, नदियों, स्रोतों में पानी की उपलब्धता मांग के अनुपात में होनी चाहिए। जब मांग की तुलना में पानी कम हो तो पानी की खपत को भी कम करना चाहिए। पानी की खपत कम करने के लिए अनेक जल संरक्षण उपाय अपनाने चाहिए। इसमें जल की खपत कम करना, कुशलता और सावधानी से पानी का प्रयोग करना, पानी के बेकार होने को रोकना और प्रयोग किए गए पानी को छोटे कामों के लिए दोबारा प्रयोग में लाना शामिल है। सिंचाई और बुआई की कुशल विधियों को कृषि में अपनाना चाहिए। ऐसी फसलों को लगाएं जिनमें पानी की खपत कम हो। वर्षा के जल को एकत्रित करने से पानी की उपलब्धता बढ़ती है। वर्षा जल एकत्रित करने का अर्थ है कि सब तरफ से बहकर आने वाला पानी एक ही स्थान पर इकट्ठा हो और जल भंडारण हो, और पानी को भूमि में इतने नीचे तक जाने का रास्ता मिले कि भूमिगत जल स्तर बढ़ता रहे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। तीसरा है, पहला था बाढ़, फिर है सूखा, तीसरी प्राकृतिक आपदा है भूकंप, अर्थक्वेक। पृथ्वी की सतह की अपकृत चट्टानों में जमी हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की सतह की डीफॉर्म्ड अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना भूकंप कहलाता है। इस अचानक निष्कासन से धरती कांप जाती है। भूकंप वर्ष में किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के अचानक आ सकते हैं और इनके कारण जान और माल की भारी क्षति होती है। 1993 में लातूर में और 2002 में भुज में भूकंप की त्रासदी खतरनाक थी। भूकंप की तीव्रता का अनुमान उसमें से मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा से संबंधित है। जब धरती के भीतर छिपी ताकत चट्टानों के बीच से बाहर निकलती है, इसको एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता अगर 3 तक होती है तो कोई ज़्यादा क्षति नहीं होती है। 3 से 5 होती है तो पुरानी इमारतों में दरारें पड़ जाती है। 5 से 7 यदि होती है तो सड़कों में दरारें आ जाती हैं, और 8 से ऊपर होने पर भवनों का भरा कर गिरना पॉसिबल है। कारण, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग भूकंप है। भूकंप पृथ्वी के उन हिस्सों में ही आता है जहां भूविज्ञान से संबंधित त्रुटियां होती हैं। ऐसे क्षेत्र की पहचान पहले ही कर लेनी चाहिए। प्रभाव, इमारती क्षति। भूकंप द्वारा भवनों, सड़कों, बांधों और स्मारकों की बहुत क्षति होती है। ऊंची ऊंची इमारतें या ऐसी इमारतें जो कमजोर नींव पर खड़ी हैं और विशेष रूप से भूकंप से क्षतिग्रस्त होती हैं। घरेलू उपकरण, विशेष रूप से बिजली के उपकरण और फर्नीचर की क्षति होती है। मानव और पशुधन जीवन की हानि होती है। इमारतों के गिरने से गंभीर चोटें लग सकती है। हैजा, डायरिया, संक्रमण फैलने वाली महामारियां मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। जल आपूर्ति, वाहित मल, संचार लाइनें, पावर लाइनें, परिवहन नेटवर्क, रेल मार्ग आदि आवश्यक सुविधाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं।
फोर्थ प्राकृतिक आपदा है चक्रवात। चक्रवात एक प्रकार से हिंसक तूफान होते हैं। ये एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो निम्न वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर तीव्रता से घूमती हैं। जो निम्न वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर तीव्रता से घूमती हैं। ये शांत केंद्र प्रायः आगे की ओर बढ़ता है। कभी कभी इनका वेग 50 किमी प्रति घंटा होता है। चक्रवात अचानक ही गठित होते हैं, जबकि इनको बनने में लंबा समय लगता है। चक्रवात के बाद प्राय तेज वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है। उपग्रहों के द्वारा इनके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और वहां के निवासियों को चेतावनी दी जा सकती है। चेतावनी और स्थान परिवर्तन प्रस्तावित मार्ग के अनुसार ही होना चाहिए। चक्रवात के प्रभाव: हल्के भार वाले मिट्टी लकड़ी के निर्माण, पुरानी इमारतें जिनका ढांचा और दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और जिनकी नींव की मजबूत पकड़ नहीं है, चक्रवात के समय भारी खतरे में पड़ जाते हैं। समुद्री तट पर बसे निचले क्षेत्र में इनसे सीधे ही खतरे में पड़ जाते हैं। समीपवर्ती क्षेत्र बाढ़, भूस्खलन आदि होने से जल्दी प्रभावित होते हैं। टेलीफोन, बिजली के तार, खंभे, दीवारें, पेड़, मछली पकड़ने वाली नावें, साइन बोर्ड आदि के लिए चक्रवात आने से खतरा बढ़ जाता है। हल्का इमारती ढांचा जैसे फूस की झोपड़ी, टिन की छत वाले घर चक्रवात की क्षति को बहुत अधिक झेलते हैं। भारी वर्षा के कारण लोग, उनकी संपत्ति बाढ़ के पानी में बह सकती है या चक्रवात की तूफानी हवा में उड़ सकती है। तटीय क्षेत्र में आए चक्रवात के कारण समुद्र की लहरें भूमि पर पहुंच जाती हैं और बाढ़ आ जाती है। इसके कारण पानी की आपूर्ति और कृषि फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रबंधन: चक्रवात संभावित क्षेत्र को पहचानना बहुत आवश्यक है। चक्रवात संभावित क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसी इमारतें बनानी चाहिए जो हवा और बाढ़ों की तीव्रता को झेल सके। किसी ढांचे की पकड़ रखने वाले तत्व मजबूती से जमीन में गड़े होने चाहिए, जिससे वे अपने ऊपर टिके ढांचे को मजबूती से संभाल सकें। तट के किनारे लगे वन चक्रवात के प्रभाव को काफी हद तक कम करने में समर्थ होते हैं। अतः आवश्यक है कि समुद्री तट के किनारे ग्रीन बेल्ट अर्थात तटों के साथ साथ पेड़ उगाना चाहिए। फिफ्थ है सुनामी। सुनामी प्रायः सेस्मिक समुद्री लहरें या ज्वार भाटा लहरें या आकस्मिक समुद्री लहरें आदि नामों से भी जाना जाता है इनको। ये प्रायः अंतः समुद्री भूकंप के कारण आती हैं और समुद्री सतह के नीचे 50 किमी से कम दूरी पर उठता है, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 से 6 से अधिक होती है। पानी के नीचे या तट पर भूस्खलन या ज्वालामुखी फटने से भी सुनामी आ सकता है। ऐसी लहरों के लिए प्रायः ज्वार भाटा लहरें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये भ्रामक है और अनुचित है, क्योंकि इन सुनामी लहरों का ज्वार भाटे से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा केवल माना जाता है। सुनामी की लहरें धीमी, क्रमिक, अनिश्चित रूप से घटती बढ़ती रहती हैं। ये चौड़े होते हुए घेरे के रूप में होती हैं, कुछ ऐसे ही जैसे कि उथले तालाब में कंकड़ फेंकने से पैदा होती हैं। इसमें सावधानी पूर्ण किया गया निरीक्षण बहुत व्यवहारिक महत्व रखता है। भूकंप वैज्ञानिक संभावित खतरे की चेतावनी तटीय क्षेत्रों को तुरंत ही दे सकते हैं। लहरें जैसे जैसे महाद्वीपीय तटों की ओर बढ़ती हैं, उनका तल उथला होता जाता है, जिस पर लहरों के घर्षण से लहरों की तीव्रता और वेग कम होता जाता है। वेग कम होने के कारण लहरों की ऊंचाई 50 मीटर या उससे भी अधिक हो जाती है। 3 से 5 मुख्य अनिश्चित दोलन लहरों के कारण सबसे अधिक नुकसान होता है। फिर भी सुनामी का प्रभाव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का होता है। सुनामी के दुष्प्रभावी चक्रवात और बाढ़ों के समान ही होते हैं। आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं, बस्तियां नष्ट हो जाती हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी इससे हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पशु पक्षी मर जाते हैं,
मानव क्षति होती है, जिस कारण अनेक प्रकार की बीमारियां वहां पर जन्म लेती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।